नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आपको किसी जानकारी का अभाव न रहे, हर खबर कायदे से समझ में आए और आप उस पर कहीं चर्चा करें तो कोई आपको घुमा फिरा ना पाए। आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा, पहले आपको वो बता देता हूं। पुतिन के युद्ध में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे सबसे बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। युद्ध कर रहा है रूस और यूक्रेन, लेकिन चैलेंज कैसे पीएम मोदी के सामने आकर खड़ा हो गया, आज उसके बारे में बात करूंगा। यूक्रेन ने अपने ऊपर कैसे गिरवाई 4 घंटे में 83 मिसाइलें, इसका भी जिक्र होगा। यूक्रेन को धरती से मिटाकर ही मानेंगे क्या पुतिन, वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा क्यों हो रही है, आज इस पर बात होगी। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं, आक्रांता मुगल वर्सेस हिंदू चोल राजाओं का चैप्टर। हिंदू चोल साम्राज्य का वो इतिहास जो आपको कायदे से कभी बताया ही नहीं गया। मुगल 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 इस देश में बहुत होता है, लेकिन हिंदू चोल राजाओं ने क्या किया, कैसे किया, कितना गौरवशाली इतिहास है, आज अब मैं आपको बताऊंगा। मुगल प्रेम में हिंदू चोल राजाओं का गौरवशाली इतिहास क्यों छुपाया गया, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कल उनके गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। आज शाम को उनके पार्थिव शरीर को सैफई लाया गया। कल सुबह सैफई के मेला ग्राउंड में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। दोपहर में अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह ही गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया और कहा कि मुलायम सिंह का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन भरूच में उन्होंने रैली की। पीएम ने कहा कि एक बार फिर गुजरात में अर्बन नक्सली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे भोले भाले युवाओं को भरमा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि उनकी बात को माने और अर्बन नक्सलियों को घुसने न दें गुजरात के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्जैन जाने वाले हैं। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, उसी महाकाल कॉरिडोर का जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। पीएम मोदी मंगलवार को शाम 6 बजे के करीब महाकाल मंदिर पहुंचेंगे, भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वो करीब 6:30 बजे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है। लेकिन लोकार्पण से पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि उनकी सरकार में उज्जैन महाकाल का काम शुरू हुआ और बजट भी तब दिया गया था। बीजेपी का दावा है कि सब कुछ शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ। चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों को नया चुनाव चिन्ह और नाम अलॉट कर दिया है। उद्धव गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे होगा और चुनाव चिन्ह होगा जलती हुई मशाल, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना का नाम होगा बाला साहेब ची शिवसेना। शिंदे गुट को अभी चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं किया गया है। शिंदे गुट ने त्रिशूल और गदा को चुनाव चिन्ह मांगा है। बेनामी संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्रवाई बंद कर दी है। सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। बेनामी संपत्ति से जुड़ा मामला 2016 का है। हाईकोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक ईमानदार आदमी को जबरदस्ती इतने महीनों से जेल में डालकर रखा गया है। दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन हो गया। पाठशाला में पहली क्लास और इसमें रूस यूक्रेन युद्ध का वो चैप्टर जिसमें पीएम मोदी के लिए नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। भाई, रूस और यूक्रेन पिछले 8 महीने से युद्ध लड़ रहे हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है वो 8 महीने में कभी नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरा एकदम अटैक मोड में आ गए। रूस की सेना ने यूक्रेन पर मिसाइल से एकदम धड़ 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 अटैक शुरू कर दिया। यूक्रेन से लेकर यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले पश्चिमी देश सबकी हालत खराब है। ये तस्वीरें देखकर 4 घंटे लगातार यूक्रेन पर बमबारी हुई। 4 घंटे बमबारी का मतलब समझते हैं, मतलब घड़ी की सुई घूम रही है और उधर बम गिरा जा रहा है। यूक्रेन के किसी इलाके को नहीं छोड़ा पुतिन ने, 12 इलाकों को निशाना बनाया। इसमें राजधानी कीव भी है जिसमें धड़ाधड़ मिसाइलें चली हैं। पहले आपको आज कैसे यूक्रेन पर की मिसाइलें गिरी हैं इसका एक वीडियो दिखाता हूं, फिर डिटेल से जानकारी दूंगा।
ये कुछ तस्वीरें थी, ये बताने, ये दिखाने, ये समझाने के लिए कि 4 घंटे में यूक्रेन में क्या हुआ होगा। पुतिन ने ऐसा क्यों किया कि 4 घंटे लगातार यूक्रेन पर बम चले? भाई 8 महीने से चल रहा था युद्ध। अब तो लोगों ने चर्चा भी बंद कर दी थी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता था। लेकिन अब अचानक ऐसी नौबत क्यों आई कि राउंड 2 शुरू हो गया, लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें करने लगे। इसको आपको समझना होगा कि यह हुआ क्यों, क्योंकि अचानक नहीं हुआ। शनिवार को क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला जो केर्च ब्रिज था उसको उड़ा दिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पुल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर गया और इसी पुल के साथ एक रेलवे लाइन भी लगी हुई थी, उसमें भी आग लग गई। यह रूस के लिए बहुत अहम पुल था। पुतिन ने इस हमले को आतंकी कार्रवाई बताया और इसी के बाद यूक्रेन से बदला लेने की कार्रवाई शुरू हुई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वो जो ब्रिज था रूस और क्रीमिया वाला, उसमें कैसे आग लगी हुई। अच्छा, ये आग चूंकि उधर लगी तो दुनिया में आग नहीं लगी। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इनको कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि ये रूस के ऊपर हमला था। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो इधर तुरंत आग लग गई कि देखिए एक ऐसा टेररिस्ट अटैक है। 2 दिन के अंदर पुतिन ने यूक्रेन के 12 इलाकों में कम से कम 83 मिसाइलें गिराई। 83। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन को धरती से मिटा देना चाहता है। अरे भाई, जब तुम बम फोड़ रहे थे, तुम जब ब्रिज गिरा रहे थे, ब्रिज पर अटैक कर रहे थे, तो क्या सोचे थे कि रूस वहां से फूल भेजेगा कि बहुत अच्छा किए हो, पुल तोड़ दिए हो, हम नया बनाएंगे। ये वाला पुराना हो गया था। लोग जब घरों में सो रहे थे तो उन्हें मिसाइल अटैक करके मार डाला, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। हवाई हमलों के सायरन यूक्रेन में कम नहीं हो रहे हैं, मिसाइलें लगातार गिराई जा रही हैं, दुर्भाग्य से लोग मर रहे हैं और घायल पड़े हैं। जेलेंस्की ने क्या कहा है, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них 2 мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю. ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। इस आदमी का एक ही तरीका रहा है, पहले ये कुछ भी युद्ध में घुस जाओ, युद्ध में अटैक कर दो, सब करता है, और उसके बाद तुरंत जैसे ही उधर से कुछ होता है ये जो है विक्टिम मोड में आ जाता है कि देखिए हम पर ये हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो सामने वाले के साथ, कभी वो बताओगे? इस आदमी ने पूरे युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? इस आदमी का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका वगैरह कर रहे थे रूस के खिलाफ वहां हथियारों का जमावड़ा करने के लिए। रूस के सामने खड़े होकर ये करोगे, रूस क्या करेगा? कनाडा में करोगे, अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि कनाडा को इस्तेमाल कर लो, अमेरिका के खिलाफ वहां हथियार जो है वो इकट्ठा करना शुरू करो? ये यूक्रेन में कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज। रूस ने पहले भी आगाह किया, ये माना नहीं, फिर युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद जब ये करता है तो ये कुछ नहीं बोलता। इसने अभी देखिए, अभी फिर इसने अचानक से वहां पर हमला कर दिया, ब्रिज गिरा दिया। तुमने रॉकेट मारा तब देखा वहां कौन मर सकता नहीं मर सकता, लेकिन जैसे ही इस पर अटैक हुआ तुरंत विक्टिम मोड में आ जाता कि देखिए हमको तो बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। तुमने सोचा नहीं था करने से पहले कि मामला फिर एस्केलेट होगा? दुनिया कह रही है खत्म करो, तुम वहां ब्रिज गिरा रहे हो और उसके बाद पलट के कह रहे हो कि देखिए पुतिन क्या कर रहा। तुम क्या कर रहे हो भाई? जेलेंस्की इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि यूक्रेन की इस हालत के लिए पुतिन के अलावा कोई और व्यक्ति अगर जिम्मेदार है तो वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। अपने दुश्मन की ताकत को अच्छी तरह जानने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि मैं ये रॉकेट मारूंगा वहां पर उस ब्रिज के ऊपर क्रीमिया में तो ये पलट के आएगा ही आएगा, जेलेंस्की ने रूस को उकसाया और अपने देश को युद्ध की आग में फिर से झोंक दिया। राउंड 2 शुरू हो गया। भाई अगर अब ये आदमी क्या कर रहा है कि मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, मुझे एयर डिफेंस सिस्टम दो कोई। अरे भाई, जब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था तो क्यों मारे रॉकेट क्रीमिया में? अपने बचकाने और अनुभवहीन निर्णयों की वजह से यूक्रेन जैसा खूबसूरत देश इस आदमी ने तबाह कर दिया है। बुद्धि नाम की कोई चीज होती है? कॉमेडियन थे, कॉमेडियन रहना था। तुम्हारे जैसे मस्खरे की वजह से दुनिया झेल रही है। दुनिया में कई देशों में रिसेशन आने वाला है।
अच्छा खासा दुनिया में लोग तरक्की कर रहे थे, इन लोगों ने तबाह करके छोड़ दिया। ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए कितने गंभीर हैं, इससे जुड़ी दो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। कुछ महीने पहले ज़ेलेंस्की ने अपनी पत्नी के साथ अमेरिका की एक फैशन मैगजीन के लिए फोटो शूट कराया। इसमें वो अपनी छवि एक योद्धा के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन का फोटो शूट देख लीजिए। पूरा देश तबाह हो रहा है, आग लग रही है, सेल्फी वाला कैमरा लगा के वीडियो बना के बता रहे हो कि देखो हमको मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं। और जब ये फोटो खिंचवा रहे थे हीरो बन के, तब समझ में नहीं आ रहा था कि देश में क्या हालात है। तब ये दिखाना था कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो फोटो शूट करा रहे हैं। अरे भैया, जब फोटो शूट करा रहे हो नहीं फर्क पड़ता है तो फिर इस वक्त भी चिल्लाओ मत। पूरे दुनिया को तबाह करके छोड़ दिया इस आदमी के गलत निर्णय ने। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भी ज़ेलेंस्की को समझाया था कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है, यानी युद्ध के जरिए कुछ हासिल नहीं होगा। फोन पे भाई हेलो हाय हाँ ओके ओके कर दिया, उसके बाद जाके बम मार दिया वहां ब्रिज पे। क्योंकि ये आदमी पीछे से पंप इनको कौन करता है? पश्चिमी देश। उन्हें लगता है कि जैसे वो 8 महीने से अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस से लड़ रहे हैं, वैसे वो आगे भी लड़ते रहेंगे। भाई अपनी ताकत देखोगे, ये जो तुमको पीछे से पंप कर रहे हैं, ये राउंड 1 में पीछे से कट लिए थे, तुमको पहले भी बताया। अमेरिका और पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को चढ़ा के कि लड़ो लड़ो हम हैं, और उसके बाद गायब हो गए। कोई नेटो ने अपनी सेना नहीं भेजी, अमेरिका ने अपनी सेना नहीं भेजी। अब ये राउंड 2 में फिर बम मारा है उनके कहने पे। ये ज़ेलेंस्की मैं आपको बताऊं, ये इस आदमी की हालत वही है। ये कश्मीर में जो पत्थरबाज नहीं होते थे लड़के, पत्थर थमा के कोई दूसरा कट लेता था और वो पत्थर चलाते थे, बाद में जो है उसको जेल जाना पड़ता था। ये आदमी वही, अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगा रहा, पीछे से पंप और एक बार देखने के बाद कि ये लोग क्या मदद करते हैं वो देख लो। ज़ेलेंस्की को यह भी लगता है कि आखिरकार पुतिन युद्ध करके थक जाएंगे। इसी बीच पश्चिमी मीडिया भी ऐसी खबरें चलाकर ज़ेलेंस्की को और चढ़ा रहा है कि पुतिन इस युद्ध को हार रहे हैं, इसलिए कभी पुतिन पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कभी यूक्रेन के 4 इलाके जनमत संग्रह से मिला रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह समझ नहीं आ रहा कि ये पश्चिमी देश किसी के सगे नहीं है भाई। अमेरिका किसी का सगा होता ये तो तब मानते ना जब उसने किसी को ठगा ना होता। हर जगह घुस जाता है और बाहर आ जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में वैसी मंदी की आहट है, और इस मंदी के बीच वो कब तक ज़ेलेंस्की को हथियार देंगे भाई? कब तक आर्थिक मदद देते रहेंगे? इसलिए समझदारी इसी में थी कि बातचीत के जरिए समाधान निकले। यही बात भारत समझा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को मुंह पे बोल दिया था, ये वॉर का वक्त नहीं है भाई, डिप्लोमेसी करो। ये ज़ेलेंस्की को भी फोन करके समझाया। पुतिन तो रह गए कि हाँ भाई ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं तो भाई उसने जनमत संग्रह कराया, कुछ इलाकों को मिलाया, बम तो नहीं फोड़ा ना वहां पे। अब आप जो है चले गए वहां पे क्रीमिया में बम फोड़ने। यूक्रेन ने पुतिन का पुल उड़ाया तो पुतिन ने पूरे यूक्रेन की लाइट उड़ा दी। पुतिन ने इतने रॉकेट और मिसाइल छोड़ी कि यूक्रेन की बत्ती गुल हो गई। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक यूक्रेन के 5 इलाकों में पावर सप्लाई ठप हो गई। इनमें लीव है, इसके अलावा पोल्टावा है, सूमी है, खार्कीव है, टेर्नोपिल शामिल है। बाकी देश में पावर सप्लाई पर आंशिक असर पड़ा है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर पावर सप्लाई ठप पड़ गई। अपने पास पावर है नहीं, दूसरे से लगे पड़े 8 महीने से। बात करके रास्ता निकालो ना भाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस के डिप्टी हेड किराइलो टिमोन्स्की ने कहा है कि यूक्रेन के लोग ब्लैकआउट्स के लिए तैयार रहें। लीव से लेकर ज़ेपोरिजिया तक, कीव से लेकर सूमी और खार्कीव तक, जाइटोमिर से लेकर किरोवोहार्ड तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनाइस शमाइगल ने कहा है कि 8 इलाकों और राजधानी कीव मिलाकर यूक्रेन भर में रूसी हमलों से 11 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डैमेज हुई। सोमवार सुबह से पुतिन ने यूक्रेन पर भयानक बमबारी की। राजधानी कीव में अटैक हुआ, खार्कीव, लवीव यहां भी अटैक कर दिया रूस ने। फिर निप्रो, खेमेल्स्की मिसाइलें गिरनी शुरू हो गई। इवानो विनिशिया में रॉकेट गिरे। पोर्ट सिटी माइकोलैब पर हमला हुआ। सूमी, जाइटोमिर, किरोवोहार्ड, ये सब ठोक दिया रूस ने। रुका ही नहीं, तड़ातड़ चलता रहा। 4 घंटे यूक्रेन पर बमबारी हुई। कहा जा रहा है कि राजधानी कीव में कम से कम 4 मिसाइलें गिरी। खार्कीव में 3 गिरी। वहां पर बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई सब बंद हो गया।
यूक्रेन और पोलैंड के बीच 2 बॉर्डर क्रॉसिंग मेडायका और कोजोवा में अटैक हुआ और यहां यूक्रेन की साइड में पावर सप्लाई बंद हो गई। यह हालत हो रखी है। लेकिन अभी आपको यह बताना बाकी है कि पीएम मोदी के लिए कैसे चैलेंज खड़ा कर दिया इन लोगों ने, अभी उस पर आऊंगा। पर आज सबसे बड़ा अटैक कीव में हुआ, जो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के एक सलाहकार के मुताबिक कीव में सिर्फ एक हमले में ही करीब 8 लोग मारे गए। ये कोई पूछे ना वो ज़ेलेंस्की से जो फोटो खिंचवा रहा है, ये 8 लोग मर गए तुम्हारी वजह से, 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि युद्ध के 7 महीने में पहली बार कीव के लोगों ने इस तरह के अटैक का सामना किया है, क्योंकि कीव के लोगों ने एयर रेड सायरन्स पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन आज की सुबह सबसे अलग थी। क्रीमिया के पुल पर यूक्रेन के हमले के बाद से पुतिन बहुत गुस्से में। यूक्रेन को जवाब देने के लिए उन्होंने करीब 48 घंटे का समय लिया और इतनी देर में उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए। पुतिन का पहला टारगेट था पावर हाउस। ये आपको टारगेट क्या क्या थे वो बता रहा हूं। दूसरा टारगेट था यूक्रेनी सेना के टेक्निकल सेंटर्स। तीसरा टारगेट था सरकारी बिल्डिंग्स और ऑफिस। चौथा टारगेट बनाया गया यूक्रेन की इंटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी वो ढांचा जहां से यूक्रेन को खुफिया जानकारी मिलती है। इन 4 टारगेट पर ही आज सुबह रूस ने करीब 83 मिसाइल दागी, यानी उसकी पूरी कोशिश थी कि इनका इंटेलिजेंस यूनिट तबाह कर दो, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चोट पहुंचाओ। करीब 8 महीने के रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर डायरेक्ट हमला किया। पहली बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस पर मिसाइल से हमले हुए। ज़ेलेंस्की के ऑफिस के अलावा सरकारी दफ्तरों को टारगेट किया गया। इसके अलावा कीव में टेलीकॉम सप्लाई काटने की कोशिश हुई। कीव में मशहूर क्लित्स्को ब्रिज को उड़ाने की कोशिश हुई। पार्क में हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सुबह बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। आम लोगों को जो नुकसान हो रहा है, इधर हो उधर हो, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन दोनों तरफ से लोग सुनने को तैयार नहीं है, नेता समझने को तैयार नहीं है कि इसको कैसे रोकना है। भाई ज़ेलेंस्की से कोई पूछे तुम तो बंकर में बैठे हो, वो जो पार्क में है उनका क्या? वो जो ब्रिज उड़ाया उस पे जो लोग चल रहे थे उनका क्या? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस पर हुए मिसाइल हमले का है। यूक्रेनियन मीडिया का दावा है कि रूस ने आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिस को टारगेट कर हमला किया, लेकिन जिस बिल्डिंग पर अटैक हुआ वहां ज़ेलेंस्की मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो तो बंकर में है जहां एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। भाई वीडियो बना के सेल्फी मोड में डाल रहा है कि हम ठीक है, लेकिन देखो रूस क्या कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? दोनों मिलकर बात क्यों नहीं करते, ये कौन बताएगा? कीव में एक पॉपुलर शिवेंशको पार्क है, वहां पर रॉकेट से हमला हुआ तो पार्क में बड़ा गड्ढा बन गया। ये तस्वीर उस पार्क की दिखा रहा हूं, देखिए कितना भयंकर गड्ढा बन गया। सुबह जिस वक्त पार्क में मिसाइल गिरा, कहा जा रहा है काफी लोग मौजूद थे, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जानबूझकर ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जिससे आम नागरिकों में डर पैदा हो। कीव के एक पार्क में हमला किस तरह से हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, रूस ने कीव के एक मशहूर ब्रिज को भी टारगेट किया। यह ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए था। आज सुबह के करीब 8:18 हुए थे, तभी क्लिश्को ब्रिज के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। यह वीडियो उसी क्लिश्को ब्रिज का बताया जा रहा है। जिस वक्त ब्रिज पर अटैक हुआ तभी एक महिला वहां मौजूद थी। धमाके के बाद वो वहां से भाग गई। ये उस ब्रिज पर हमले की तस्वीर एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए। साइड में एक महिला खड़ी है, देखिए वो कैसे भागती है। हालांकि वह ब्रिज पे ऐसा लग रहा है किसी को नुकसान नहीं हुआ, वो महिला वहां से भाग गई। मिसाइल अटैक से डरे ऐसे लोग भी थे जो जान बचाने के लिए सबवे और बंकर्स में छिप गए। ये कीव के एक सबवे की तस्वीर है जहां सैकड़ों लोग छिपे हैं। डरे सहमे लोग यहां यूक्रेन का नेशनल एंथम गा रहे हैं, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। और ऐसी तस्वीर कई जगहों से आई। एक दूसरे सबवे में बच्चों के लिए स्टडी टेबल लगाया गया है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक और सबवे की तस्वीर देखिए, रात के समय की तस्वीर है। ये बच्चों का कैसे टेबल लगा हुआ है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी तस्वीर। ये जो राष्ट्रपति वहां फोटो शूट करा रहा है उसको दिखे ना कि बच्चों को किस हालत में डाल के छोड़ा है, बातचीत से हल निकालो ना। यहां भी डरे हुए लोग जो है वो सबवे में बंद है। रूस के पलटवार से पश्चिमी देश सन्न है, लेकिन अभी तो रूस के पास और सरप्राइज प्लान है।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन में रूस की जो जवाबी कार्रवाई है, ये तो पहला एपिसोड है जो कि पूरा हो चुका। अभी आगे इसी तरह के और भी एपिसोड होंगे, यानी रूस अब रुकने वाला नहीं है, यह मैसेज दिया जा रहा है। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि 8 महीने के युद्ध में यूक्रेन के आम लोगों की सोच किस तरह की बन गई है। यह वीडियो यूक्रेन के निप्रो का है, जहां यूक्रेन के टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग पर 2 मिसाइल अटैक होता है। कार में बैठा एक व्यक्ति यह वीडियो बना रहा है। गाड़ी में बैठा आदमी पहले मिसाइल अटैक के बाद रुक गया। कार में लाउड म्यूजिक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बड़े आराम से कार में बैठा रहा, लेकिन दूसरे अटैक के कुछ सेकंड बाद यह आदमी अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ लेता है, लेकिन म्यूजिक की आवाज को कम नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसाइल हमले आम बात हो गए हैं, लोगों को ऐसे हमलों के बीच रहने की आदत पड़ गई। हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही यूक्रेन की सच्चाई है। एक बार पूरा वीडियो दिखाइए लोगों को कि क्या वहां साइकी बन गई है लोगों की। 8 महीने में यह हालत हो गई। लोग सामने बम फटते भी देखते हैं तो पैनिक में नहीं आ रहे हैं, यह हालत हो गई। लेकिन जैसे यूक्रेन युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पर आ गया है, वैसे ही भारत पर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रेशर गेम भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। आज इसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि आपको समझना होगा कि भारत जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो किन प्रेशर्स के बीच बढ़ रहा है। अमेरिका ने अचानक पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि इंडिया जो है वो प्रेशर में आए कि अमेरिका देखो पाकिस्तान के करीब जा रहा है। क्योंकि इतने दिन से ये लोग बोल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है, तुम्हारे कहने पे कुछ करेगा नहीं, कहां वोट देना है नहीं देना है, क्या तेल रशिया से लेना है नहीं लेना है, हम अपने हिसाब से तय कर रहे थे। ये इन लोगों को नागवार गुजर रहा है, तो क्या करें, पाकिस्तान से थोड़ा सटो ताकि इसको परेशानी हो इंडिया को। जर्मनी की विदेश मंत्री ने अचानक कश्मीर की बात करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने भारतीयों को आसानी से वीजा देने पर सवाल उठा दिए। ये इन लोगों का प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि इंडिया इनके प्रेशर में आ नहीं रहा, इनके साइड खड़ा नहीं हो रहा, रशिया के साथ भी पूरी तरह से खड़ा नहीं है। इंडिया अपना स्टैंड बनाए हुए है कि हम भैया जिसके साथ जाना होगा हम अपने हिसाब से तय करेंगे। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहे हैं। जो अमेरिका कुछ साल पहले तक पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो गया था, पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिया था, उस अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी रिवर्स कर दी। इसे इस तरह से समझिए कि बाइडेन सरकार ने ट्रंप के फैसले को बदलते हुए हाल ही में पाकिस्तान के मेड इन अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए $450 मिलियन यानी करीब 3700 करोड़ रुपए की डील का ऐलान किया। इसीलिए मैं ज़ेलेंस्की को बता रहा हूं ना कि भाई ये किसी का देश है ही नहीं। इसको नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया पे कैसे प्रेशर बनाए, तो सोच रहे पाकिस्तान को F-16 दे देते। अरे दे दो F-16, हम क्या राफेल जेब में रखने के लिए लेके बैठे हैं? उसका अपना देश चल नहीं रहा, F-16 क्या चलाएगा? यहां मिग से ठोक देते हैं उसका F-16, अभी राफेल आकर बैठा हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पिछला हफ्ता यूएस में बिता कर रहा है, जहां अमेरिका ने उनकी खूब खातिरदारी की। सोचा इंडिया को इससे दिक्कत होगी, खिलाओ, वो तो वैसे ही मुफ्त का खाने के लिए बैठे हुए हैं, तुम भी खिलाओ। जनरल बाजवा को अमेरिका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में बाजवा को 21 तोपों की सलामी दी गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये फोटो पूरा दिखाया गया है, जिससे इंडिया प्रेशर में आ जाएगा, अरे पाकिस्तान से अमेरिका सट रहा है। अरे हमको नहीं पता तुम किससे किस फायदे के लिए सटते हो, सबसे फायदे के लिए सटते हो, सट जाओ पाकिस्तान से, क्या फर्क पड़ रहा है। जनरल बाजवा के अमेरिका दौरे की टाइमिंग देखिए। इससे एक हफ्ते पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे और उनके अमेरिका से लौटते ही जनरल बाजवा को अमेरिका ने बुलाया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको सुनाया था कि कैसे एस जयशंकर वहां अमेरिका में बैठकर अमेरिका को खरी खोटी सुना के आए थे कि तुम जो है यूरोपियन देश जो हैं वो अपना भर भर के रशिया से एनर्जी लोगे और हमको बताओगे कि तेल नहीं लेना है, ये सब नाटक ना करो। वो हम बैठ के सुना के आए, तो समझ में नहीं आया क्या करे, तो एक काम करो, बाजवा को बुला लो, 21 तोप की सलामी दे दो। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने कश्मीर को भी नया हथियार बना लिया है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान में अमेरिका के जो राजदूत है
उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया और यह बात सिर्फ दौरे तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से प्रेस रिलीज में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर कहा गया। अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम उस बंगले पर भी गए जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, दबाव जो है वो इंडिया पर बनाने की कोशिश हो रही है। ये इंडिया की ताकत है इसमें कि इंडिया हमारे साइड आएगा तब हमारी ताकत मजबूत होगी, रशिया अलग थलग पड़ेगा, हम तब जो है रशिया को दबा पाएंगे। इसलिए इंडिया को बोल रहे थे, सुन नहीं रहा है इंडिया, अपने हिसाब से चल रहा है, तो ये सब कर रहे हैं। भारत ने अमेरिकी राजदूत के इस दौरे पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेसी में कोई सीधे अटैक नहीं होता, बल्कि इस तरह से मैसेजिंग होती है। अमेरिका जानता है कि कश्मीर का मुद्दा कितना संवेदनशील है और भारत के लिए यह कितना अहम है। भारत पर प्रेशर तेज करने के लिए अमेरिका के सहयोगी भी अब यही कर रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठकर उनके सुर से सुर मिलाते हुए कश्मीर की बात कर रहे हैं। एक बार जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक को सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने कश्मीर पर क्या बोले हैं, जरा सुनिए। Has a role and a responsibility for solving conflicts and for ensuring that we are living in a peaceful world. So my call for peace doesn't only count for Europe and the situation of the brutal war of Russia against Ukraine, but this is also our responsibility to look at other regions with tensions or situation of war. So yes, Germany also has a role and responsibility with regard to the situation of Kashmir. Therefore, we support intensively the engagement of the United Nations to find peaceful solutions in the regions. सबको अचानक पाकिस्तान, कश्मीर ये सब याद आने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जर्मनी के दौरे पर हैं। शनिवार की शाम को दोनों देशों के विदेश मंत्री की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जर्मनी की विदेश मंत्री ने तो कश्मीर पर बयान दिया ही, उसी मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। इससे पहले जुलाई में भी जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बयान दिया था और एक तरह से भारत के लोकतंत्र पर तंज किया था। अमेरिका का एक और सहयोगी भी भारत पर ऐसे ही दबाव बना रहा है। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को अब इस बात से दिक्कत हो रही है कि भारतीयों को आसानी से ब्रिटेन का वीजा क्यों दिया जा रहा है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भारत के साथ हो रहे मुक्त व्यापार समझौते पर चिंता जाहिर की, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ सकती है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ब्रिटेन की गृह मंत्री ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते की वजह से ब्रिटेन में आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ सकती है और इससे ब्रेक्जिट के मकसद को भी नुकसान पहुंच सकता है। ब्रिटेन में वीजा समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी ही रहते हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने यह भी कहा कि वो भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा खोलने वाली इस नीति को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि लोगों ने इसलिए ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया के लिए वोट किया था। ब्रिटेन की मंत्री ने यह भी कहा कि अब तक ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों की संख्या में कमी नहीं आई है, यह उसी स्तर पर है जो ब्रेक्जिट से पहले था। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच इसी साल मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू हुई थी। इस समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा, दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ेगा। भारत के साथ यह समझौता करना ब्रिटेन की सरकार के मुख्य एजेंडे में है, लेकिन ब्रिटेन की गृह मंत्री को इससे दिक्कत है। इसी तरह से आपको याद होगा कि हाल में ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं और वहां की पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। ब्रिटेन में कई इलाकों में हिंदू बहुल आबादी और मंदिरों को निशाना बनाया गया। यह सब एशिया कप में पाकिस्तान की हार के बाद शुरू हुआ और इसके बाद कई हफ्तों तक इसी तरह से हिंदू आबादी निशाने पर रही। आपको यह भी याद होगा कि किस तरह से नोबेल पुरस्कार के कथित नामांकन के नाम पर भारत में ऐसे लोगों के लिए माहौल बनाया गया जिन पर एक खास समुदाय को उकसाने के आरोप लगते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप भी लगे हैं और जेल गए हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि इन्हें ही शांति का नोबेल पुरस्कार जैसे मिलने वाला था। यह सब भी किसी ग्लोबल एजेंडे का हिस्सा लगता है। यह वो ग्लोबल एजेंडा है जिससे भारत पर दबाव डाला जाता है, इससे भारत की छवि को खराब किया जाता है। अमेरिका हो, यूरोप के देश हो या फिर भारत के खिलाफ काम करने वाला ग्लोबल एजेंडा, इनको इस बात की दिक्कत है कि भारत अपनी बात दमदार तरीके से क्यों कह रहा है। ये तो पुराना वाला इंडिया लग नहीं रहा इनको।
रूस के मामले में भारत किसी के दबाव में नहीं आ रहा, ये इनको और नागवार गुजर रहा है। भारत विरोधी सिस्टम ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हिलाया जाए, कैसे भारत को हिलाया जाए, कैसे इसको अपने साइड लाया जाए। तो जैसे दोस्ती में नहीं होता है कि मान लीजिए दो बहुत अच्छे दोस्त हैं और लड़ाई हो गई, तो आप जो सामने वाले का दुश्मन है उसके साथ चाय पीने जाइएगा, खाने जाइएगा कि उसको जरा दिक्कत होगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज करेगा। वो बचकानी टैक्टिक चल रही है। भारत भी यूक्रेन युद्ध में फंस जाए ये कोशिश की जा रही है, रूस के खिलाफ हो जाए ये कोशिश की जा रही है, लेकिन 7 महीने के युद्ध में कोई भी भारत को डिगा नहीं पाया। उल्टे भारत उन देशों को करारा जवाब दे रहा है जो भारत पर दबाव बनाने में जोर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अमेरिका में बैठकर अमेरिका के सामने कह दिया कि भारत जहां से चाहेगा वहां से तेल खरीदेगा। अमेरिका में बैठकर बोलकर आए कि हमको ना सिखाओ भाई, जहां से चाहेंगे वहां से तेल खरीदेंगे। भारत की नीति स्पष्ट है, जहां सही कीमत पर तेल गैस मिलेगा वहां से भारत खरीदेगा। ये तब बोलकर आए हैं जब ये लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं मुंह पे कि हमको ना सिखाओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि जो देश रूस से हथियार खरीदने को लेकर भारत पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने कई दशकों तक भारत को हथियार दिया ही नहीं, जबकि ये पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों को सालों तक हथियार सप्लाई करते रहे। इन लोगों का काम ही यही है, कहीं यूक्रेन को यूज करो, कहीं पाकिस्तान को यूज करो। यही है अमेरिका, यही है ब्रिटेन। ठीक है भाई, दुनिया है, आप इनको छोड़ के नहीं चल सकते, लेकिन इनके हिसाब से चलने वाला भारत नहीं है अब। इससे पहले आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका और पाकिस्तान में F-16 पर डील हुई। उस पर एस जयशंकर ने कहा था कि सभी को पता है कि F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके लिए होता है। अरे तुम खुद टेररिस्ट बना रहे हो, उसके ऊपर F-16 से बम फोड़ोगे। इस तरह की बात करके किसी को बेवकूफ ना बनाए, ये विदेश मंत्री बोलकर आए। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की डिप्लोमेसी अब तक ये रही है कि पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर पुतिन से कह दिया कि युद्ध का दौर नहीं है। फिर उसके बाद जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में मिलाने को लेकर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, क्योंकि यही रूस है कि जो भारत की मदद करता है। इंडिया को पता है ना कि अमेरिका से सट के चलना है, उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए अपने दोस्त को भले भारत ने समझाया, प्रधानमंत्री ने समझाया कि लड़ क्यों रहे हो भाई, सब तबाह हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस के खिलाफ वहां वोट कराए। नहीं किया इंडिया ने, वोट एब्सटेन कर लिया। इसके बाद जब हाल ही में यूक्रेन की सेना ने रूस पर काउंटर अटैक शुरू किए, तो पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात हुई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है बॉस। यानी पीएम मोदी ने अब तक इस डिप्लोमेसी में बहुत बैलेंस मेंटेन किया है और यह कोशिश की है कि बातचीत से समाधान निकल जाए और युद्ध रुक जाए। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश जो ये चाहते हैं कि भारत उनकी साइड आ जाए, उन्होंने यूक्रेन को हथियार देकर, रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर, रूस के खिलाफ यूएन में जाकर इस युद्ध को और भड़काया है, पंप किया है और ऐसे हालात बना दिए कि बातचीत की कोई गुंजाइश भी ना रह जाए। अब ये देश भारत पर अलग तरीके से दबाव डाल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में गिरती मिसाइलों के बीच पीएम मोदी फंस जाएं, दबाव में आ जाएं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत स्ट्रांगली इंडिया का पक्ष रख रहे हैं और इंडिया जो स्ट्रांगली खड़ा है, क्या वो इस राउंड 2 के बाद अपनी नीति बदलता है या नहीं। इस पर बात करूंगा जब परिस्थिति बनेगी। फिलहाल पाठशाला में अब हिंदू गौरव के उस इतिहास का चैप्टर जिसके पन्ने खुलने से कई लोगों को परेशानी होने लगी। पिछले कुछ दिनों से चोल साम्राज्य के इतिहास पर खूब बातें हो रही हैं। चलिए कम से कम बातचीत तो हो रही है, क्योंकि इस देश में मुगलों के अलावा तो किसी की बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है मुगल ही थे, बाकी सब जीरो। अब चोल साम्राज्य पर बात हो रही है। क्यों हो रही है? एक फिल्म आ गई इसमें। लेकिन भारत में जो लोग मुगलों के राज को ही शानदार बताते रहे, उन लोगों को चोल राजाओं का इतिहास बताने से दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। जबकि सच यह है कि आज से 1250 साल पहले चोल राजाओं ने वो काम कर दिया था जो मुगल तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। लेकिन चोल राजाओं के इतिहास के बारे में, या उनके इतिहास जो इतिहास की किताबें आप पढ़ते हैं, उसमें उस तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया गया उस इतिहास को जितना मुगलों के बारे में बताया गया। आज पाठशाला में चोल राजाओं का चैप्टर विस्तार से खोल रहा हूं, जिसमें भारत के हिंदू गौरव की अनसुनी कहानी आपको सुनना चाहिए।
कि कैसे एक इकोसिस्टम ने हिंदू चोल राजाओं के गौरवशाली इतिहास को दबाकर रख दिया। जैसे ही चोल साम्राज्य की लोगों में उसकी चर्चा होने लगी, सालों से बनाया हुआ मुगल नैरेटिव ध्वस्त होने लगा, तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चोल राजा तो हिंदू ही नहीं थे। साउथ के एक सुपरस्टार है कमल हसन, जो कह रहे हैं कि चोल राजाओं के दौर में हिंदू शब्द तो था ही नहीं। एक बार कमल हसन को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इनको पढ़ने की कितनी जरूरत है, और ना पढ़ सके तो कम से कम पाठशाला ही देखें। இந்து மதங்கிற பேர் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் கிடையாதுங்க. அப்படி வைணவம்னு இருந்தது, சைவம்னு இருந்தது, சமணம்னு இருந்ததே தவிர அது வெள்ளக்காரங்க நமக்கு வச்ச பேர். என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம தூட்டுக்குறைன்னு சொன்ன மாதிரி தான். எல்லாரும் எங்களுக்கு மதங்கள் வெவ்வேறு இருந்தது. அதையெல்லாம் 8ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரங்கிறவர் ஷண்மத ஸ்தாபனம்னு பண்றாரு. இதெல்லாம் சரித்திரம். அந்த சரித்திரத்தை இங்கே சொல்ல सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि चोल राजा भारत में कब थे और इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। चोल साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी आज से करीब 2300 साल पहले। और तब मुगल का एम भी नहीं आया था। मुगल का ना म आया था, ना इंग्लिश में लिखिए तो एम आया था, कुछ नहीं था। तब चोल थे। चोल राजाओं का साम्राज्य दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों तक फैला था। इसके अलावा श्रीलंका में भी था, समुद्र के पार जाकर। और इसका इंपॉर्टेंस अभी समझाऊंगा। ये उनका आपको दिखा रहा हूं फुल फ्रेम कि कहां कहां उनका राज था। सिर्फ यही नहीं, आज के बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो मुगल भारत में सीमित थे, आकर रह गए, उनमें उनसे कंपैरिजन भी कीजिए। तो बहुत पहले चोल आए और कहां कहां तक गए उसको देखिए। मैप में जो खमेर राज्य है वो आज का कंबोडिया है। चांपा जो दिख रहा है वो आज का वियतनाम है। इसी तरह से उस वक्त दूसरे देशों तक चोलों का शासन था। भारत के इतिहास में ज्यादातर मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि मुगलों से पहले भारत में जैसे कुछ था ही नहीं, लेकिन यह सही नहीं है। मुगलों के आने से पहले ही चोल साम्राज्य के दौर में भारत का डंका दुनिया में बज चुका था। किसी भी साम्राज्य का आकलन मुख्य तौर पर 5 बिंदुओं पर किया जाता है, और उसी आधार पर मुगलों और चोलों का आकलन कर रहे हैं। पहला कि शासन काल, दूसरा राज्य की सीमा, तीसरा एडवांस सेना, चौथा साम्राज्य का विस्तार, और पांचवा व्यापार और आर्किटेक्चर। यह कंपेयर कीजिएगा तो पता चलेगा कौन कितना आगे था और कौन कितना गौरवशाली इतिहास बता रहा है। अब आपको बताता हूं कि कैसे इन पॉइंट्स के आधार पर मुगल चोल शासन से बहुत पीछे थे। कंपैरिजन तो दूर की बात है। देखिए, 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश शुरू हुआ था। साल 300 ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं। 1800 साल पहले चोल साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था। मुगलों ने लगभग 331 साल तक शासन किया। चोल साम्राज्य 1500 साल तक लगभग रहा। और आप सोचिए, जो साम्राज्य 1500 साल तक रहा उसके बारे में आपको कितना कम पढ़ाया जाता है, और जो 300 साल रहे उनके बारे में दिन रात पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यानी मुगलों से कहीं ज्यादा राज किया चोलों ने। मुगलों ने भारत के 50 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर शासन किया। चोल साम्राज्य का विस्तार 36 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। अब आप कहेंगे चोल का साम्राज्य तो मुगलों से कम था। बॉस, सिर्फ डेटा मत देखिए, अभी एक बात सुनिए। मुगल साम्राज्य अब के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था। चोल साम्राज्य आज के बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक फैला था। लेकिन यहां है असली बात। मुगलों ने देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर ही शासन किया, जबकि चोल साम्राज्य ने मैदान के साथ समुद्री मार्ग को जीता। उस जमाने में भाई समुद्र पार करके गए और वहां अपना राज्य स्थापित किया, जिस पर जीत हासिल करना सबसे मुश्किल होता है, समुद्र को पार करना। आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि शिप निकाले और चल दिए। ये वो दौर था। उस जमाने में चोल साम्राज्य के पास सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि समुद्र पार किया, सिंगापुर चले गए, वियतनाम चले गए और वहां अपना राज्य स्थापित किया।
मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही उल्लेखनीय बादशाह हुए। चोल साम्राज्य में 20 से ज्यादा राजा हुए, लेकिन आपको एक का नाम नहीं पता होगा। गली गली के बच्चे को बाबर पढ़ाया गया, औरंगजेब जिसने इतने मंदिर तोड़े उसको भी पढ़ा दिया गया, अकबर पर फिल्में बन गई, लेकिन आपको एक भी चोल राजा का इतिहास पता है? 20 से ज्यादा ऐसे राजा हुए जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। राजा, राजेंद्र राजा 1, ऐसे तमाम राजाओं के ने उल्लेखनीय काम किए, लेकिन एक का भी नाम आपको पता नहीं होगा। इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि मुगलों के पास बड़ी सेना थी और उनका साम्राज्य बड़े मैदानी इलाके में, इसलिए उनको महान माना जाना चाहिए। लेकिन ग्लोबल हिस्ट्री का एक फैक्ट यह है कि द वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो समुद्र को पर राज कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है। और समुद्र पर मुगल राज नहीं कर पाए थे भाई, लेकिन वो महान। और चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले इस बात के महत्व को समझा और ग्लोबल ट्रेड में सी रूट का इस्तेमाल किया, जो मुगल कभी नहीं कर पाए। उस दौर में चोलों की नौसेना इतनी मजबूत थी कि उनके बाद अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी नौसेना भी उसके मुकाबले कहीं नहीं थी। आज दुनिया भर में जिस तरह से नेवी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आज से 1200 साल पहले चोल राजाओं ने कर दिया था, लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि चोल हिंदू थे। चोलों की नौसेना के 4 प्रमुख भाग थे। धारणी, जो समुद्री युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आज के विध्वंसकों के बराबर थे। लूला, आज के दौर के छोटे युद्धक पोत के बराबर, जो एस्कॉर्ट के भी काम आते थे उस जमाने में, सोचिए। वज्र, आज के समय के आधुनिक युद्धपोत की तरह थे, तेजी से हमला करने में सक्षम थे, इनके जरिए मदद भी पहुंचाई जाती थी। जो आईएनएस विक्रांत वगैरह आज सुनते हैं, वो उस जमाने में भाइयों ने बना लिया। थिरसदाई, सबसे खतरनाक और हथियारों से लैस युद्धपोत होता था जो दुश्मनों के युद्धपोत को तबाह कर सकता था। इसमें 400 सैनिक एक साथ आ सकते थे। इसके अलावा चोलों के पास अलग अलग तरह के लगभग 1 दर्जन तरह की शिप थी, जिनका इस्तेमाल युद्ध और कूटनीति के साथ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। सिर्फ बड़ा राज्य और बड़ी सेना ही किसी साम्राज्य की महानता का पैमाना नहीं हो सकता। चोलों ने जिस तरह से समुद्र के महत्व को समझा, ट्रेड रूट विकसित किया, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया और नेवी को मजबूत किया, यह अपने आप में बहुत शानदार था, लेकिन आपको नहीं बताया। इसके अलावा चोल और मुगलों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चोल राजाओं ने कभी आक्रांताओं जैसी हरकतें नहीं की। जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सभी को समान दर्जा दिया। मुगलों के दौर में हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए, गैर मुसलमानों को परेशान किया गया। हालांकि वो जो मैंने मुसलमान बोल दिया उसको काट दीजिए, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, लेकिन जो बाकी थे उनको पूरी तरह से इज्जत दी गई। गैर मुसलमानों को परेशान किया, लोगों को मारा, यह आरोप लगता है मुगलों पर, लेकिन चोल राजाओं ने ऐसा नहीं किया। चोल राजाओं को छोटा दिखाने के लिए यह भी कहा जाता है कि वो कभी भी भारत के पूर्वी इलाकों पर राज नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुगलों से कम ताकतवर थे। लेकिन सच यह है कि चोल राजाओं का फोकस सी रूट पर था। उन्होंने कभी नॉर्थ इंडिया पर रूल करने की प्लानिंग ही नहीं की। मुगलों की महानता के बारे में इस आधार पर भी प्रचार किया जाता है कि उन्होंने बेहतरीन आर्किटेक्चर वाली ऐतिहासिक इमारतें बनवाई, जैसे लाल किला, ताजमहल। लेकिन आपको चोल साम्राज्य के बारे में नहीं पता कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर और इमारतें बनवाई जो मुगलों के बनाए गए आर्किटेक्चर से कई गुना बेहतर और कठिन थे। यानी मुगलों ने जो इमारतें बनवाकर अगले 500 सालों तक वाहवाही लूटी, उससे कई गुना बेहतर इमारतें चोलों ने मुगलों से 700 साल पहले बनाकर छोड़ दी। चोल राजाओं के मंदिर आपको बताता हूं, सुनिए, क्योंकि ऐसे तो कोई बताता नहीं है किस तरह का उन लोगों ने काम किया। पहला मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। राजा प्रथम ने बनवाया था। 1003 से 1010 ईस्वी में बना, करीब 1000 साल पुराना है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। आपने नाम भी सुना था? नहीं सुना। ताजमहल से आगे बढ़े ही नहीं है, ऐसे उसका टीला पकड़ के फोटो खिंचवाने के आगे आपको पता ही नहीं है क्या है दुनिया में, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। दूसरा मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर है। तमिलनाडु के अरियालूर में मंदिर है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इसे बनवाया था। 1025 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित था। जो लोग कहते हैं चोल तो हिंदू ही नहीं थे, भगवान शिव के मंदिर बनवा रहे थे, हिंदू नहीं।
तीसरा मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है। राजराजा द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया। 12वीं सदी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। भगवान शिव को यह भी मंदिर समर्पित था। चोल साम्राज्य को शिल्पकला के मामले में भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सोचिए, जो भारत का गोल्डन पीरियड था शिल्पकला के मामले में, उसके बारे में आपको पता नहीं। जो लोग इजिप्ट के पिरामिड और पीसा की लीनिंग टावर को दुनिया की महानतम आर्किटेक्चर की मिसाल मानते हैं, उन्हें एक बार चोल राजाओं ने जो मंदिर बनाए ना, उनको देख लेना चाहिए। ऐसे मंदिर बनाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मंदिर है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो भगवान महादेव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजा प्रथम ने बनवाया। राजराजा प्रथम भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के कई मंदिर बनवाए। बृहदेश्वर मंदिर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा। मंदिर को बनाने में सीमेंट या किसी चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग ही नहीं हुआ। सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या शिल्पकला रही होगी। ना सीमेंट, ना कोई चिपकाने वाला पदार्थ। मंदिर को पजल तकनीक से बनाया गया है। इसमें ग्रेनाइट के चौकोर पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद, जिसे श्री विमान कहते हैं, वो 216 फुट ऊंचा है। मुख्य गुंबद के ऊपर एक 81,000 किलो का एक विशालकाय पत्थर लगा हुआ है। 81,000 किलो का, जिसे कुंभम कहते हैं। इसे मंदिर के शिखर तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया उस जमाने में। उस रैंप की सहायता से हजारों हाथी, घोड़ों और मजदूरों ने इसे 216 फुट ऊपर पहुंचाया। कुंभम के ऊपर एक स्वर्ण कलश भी स्थापित किया गया। सोचिए कितनी जबरदस्त शिल्पकला है। पढ़े हैं आप, गए इसके साथ ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवाने? किसी ने बोला है कि कभी घूम के आना? नहीं। बृहदेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 13.5 फीट का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में नंदी की 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में सीमेंट नहीं लगा, ग्लू नहीं लगा, कोई चिपकाने वाला केमिकल नहीं लगा। उसके बाद भी यह मंदिर आज तक टिका हुआ है। मंदिर बनने के बाद से अब तक 6 भूकंप झेल चुका है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उस दौर का आर्किटेक्चर था जिसे हर हिंदू को जानना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको नहीं बताया गया। इसी तरह से तमिलनाडु के तंजावुर में ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव की ऐरावतेश्वर के नाम से भी पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां इंद्र देव के सफेद हाथी ऐरावत ने महादेव की पूजा की। हाथी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर रखा गया। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां की सीढ़ियों पर चलने से हर कदम पर अलग अलग धुन निकलती है। धुन क्या सुनिएगा जब मंदिर के बारे में ही नहीं सुने होंगे। इसी तरह से गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी अपने आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया। इस मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में कुल 150 स्तंभ हैं। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल ने पराजित राज्यों के राजाओं को गंगा से एक एक कलश जल लाने का आदेश दिया। पराजित राजा वो जल गंगईकोंड नगर में निर्मित जलाशयों में डालते थे। इस तरह जो जलधारा बनी उसे राजेंद्र चोल का जलीय विजय स्तंभ कहा जाता था। चोल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड साल 985 में शुरू हुआ। चोल साम्राज्य में 20 राजा हुए, लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे राजराजा 1, जिन्होंने चोल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। राजराजा प्रथम ने साल 985 में चोल साम्राज्य की गद्दी को संभाला। राजराजा प्रथम शासन और युद्ध नीति में माहिर थे। राजा बनने से पहले ही राजराजा प्रथम ने चेर साम्राज्य की नौसेना को ध्वस्त कर दिया था। राजराजा प्रथम ने कोल्लम और मदुरई पर हमला करके कब्जा किया, और राजा बनने के बाद राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया और उसे चोल साम्राज्य के अधीन किया। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक चोल साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण पूर्व का जो एशिया था, उसके समुद्री व्यापार मार्ग पर राजराजा प्रथम ने ही कब्जा किया। राजराजा के समय में चोल साम्राज्य ने बहुत प्रगति की। राजराजा ने आज से 1000 साल पहले वो काम कर दिया था जो उनके बाद आने वाले मुगल कभी नहीं कर पाए। तो ये वो इतिहास का चैप्टर है
जो कायदे से तो आपको बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था, या इसकी गौरवशाली चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब पाठशाला में आपने पढ़ा है, जाना है, कोशिश कीजिए कि वहां भी जाकर उन मंदिरों को देखिए, उस गौरवशाली इतिहास को समझिए, कोशिश करके देखिए।